नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों यहाँ आपको रीट, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया शिक्षण विधियों के प्रश्न तैयार करवाए जा रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही आपके लिए मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार 15 प्रश्न लेकर आया हूँ। और एक चीज़ और दोस्तों, आज आपको ईमानदारी से कमेंट में ये बताना है कि आपके 15 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। और जिसने 10 प्लस सही कर दिए दोस्तों, इसका मतलब है उसकी वाकई में तैयारी अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी तैयारी है। वाकई में उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, क्योंकि इन प्रश्नों का जो लेवल है बहुत ही हार्ड लेवल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी क्षमता बुद्धि की संज्ञानात्मक क्षमता में नहीं है? सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता या परामर्श चिंतन। तो दोस्तों भारतीय परंपरा के अंतर्गत आपको बता दूं, बुद्धि की जो क्षमताएं हैं वो कुल 4 स्वीकार की गई है। दोस्तों कितनी की गई है? 4 की गई है, जिसमें एक आती है संज्ञानात्मक क्षमता पहली, उसके बाद आती है सामाजिक, ये दूसरी है सामाजिक क्षमता। तीसरी आती है दोस्तों सांवेगिक, कौन सी आती है? सांवेगिक क्षमता आती है दोस्तों। और चौथी आती है उद्यमी क्षमता। अब देखिए संज्ञान क्षमता होगी जो मस्तिष्क से होगी, इसमें क्या होता है, इसमें सोच समझ होती है, विभेदन भी क्षमता होती है, और इसमें समस्या समाधान योग्यता होती है, समस्या समाधान योग्यता। जबकि जो परामर्श चिंतन है ये दोस्तों आता है सामाजिक क्षमता के अंतर्गत। सामाजिक क्षमता के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियमों का सम्मान करना, परामर्श चिंतन, ये चीज़ें होती है। और सांवेगिक की बात करूँ मैं, तो अपने संवेगों पर आत्मनियंत्रण है, शिष्ट व्यवहार, अच्छा आचरण करना, ये चीज़ें होती है। और उद्यमी क्षमता का बताऊँ तो इसमें प्रतिबद्धता है, कठिन परिश्रम करना होता है, धैर्य रखना होता है, और लक्ष्य पर निर्धारित व्यवहार करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो परामर्श चिंतन है वो सामाजिक क्षमता के अंतर्गत आता है, न कि संज्ञानात्मक क्षमता में नहीं है। तो इस प्रकार जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है, थोंडाई के अनुसार वह मानसिक क्षमता जिसमें एक व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। देखिए दोस्तों, थोंडाइक और एक था गेरट। एक तो थोंडाइक था और एक कौन था? गेरट था। ठीक है, गेरट। तो थोंडाइक और गेरट ने क्या तीन तीन बुद्धियों के 3 प्रकार बताए दोनों ने। दोनों के समान प्रकार है, जैसे मूर्त है, अमूर्त है और सामाजिक है। ठीक है, तो ये तो साथ में आ गया, ये तो होगा नहीं। अब देखिए इनके व्याख्या करता हूँ मैं। सामाजिक बुद्धि क्या होती है दोस्तों? जो सामाजिक कार्यों से संबंधित होती है ना, वो होती है आपके सामाजिक बुद्धि। यानी जो समाज में काम करते हैं, अच्छे मंत्री वगैरह, राजनेता हुए, व्यवसायी लोग हुए, ये होते हैं सामाजिक बुद्धि संबंधित। अमूर्त बुद्धि होती है पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित, पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित होती है दोस्तों अमूर्त बुद्धि। जो दार्शनिक, चिंतक, विचारक, शिक्षक, लेखक, ये सब आते हैं मूर्त बुद्धि में। और जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि क्या होती है कि अपने किसी के जो सामने या प्रत्यक्ष वस्तुएं उनके साथ कार्य करते हैं, जैसे यंत्र मशीनें हो गई, है ना। इसलिए मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, गामक बुद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी क्रियाओं से इसमें क्रियात्मक होता है, क्रियाओं से काम करते हैं, जैसे कारीगर है, इंजीनियर है, मैकेनिक है ना। तो सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, या कह दूँ मैं ठोस वस्तुएं होती है ना। तो ये किस चीज़ में होती है? ये मूर्त में होती है। इस प्रकार मूर्त बुद्धि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आपके विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, सांवेगिक बुद्धि की वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या किसने की? देखिए ये जो सांवेगिक जो बुद्धि है दोस्तों, वो सांवेगिक बुद्धि होती क्या है? जीवन के जो सांवेगिक पहलू है उससे संबंधित क्षमताओं को समझना, उन क्षमताओं का एकीकरण करना। यानी जीवन में अपना जो संवेग है, उन संवेगिक पहलू से संबंधित जो भी क्षमताएं होती है उनको समझना सांवेगिक बुद्धि हो गई। अब देखिए सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो वो है सेलोवी और मेयर।
1990 में दोस्तों सेलोवी और मेयर है, ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। इन्होंने 1990 में सांवेगिक बुद्धि जो शब्द है उस शब्द को ही दिया था, उस शब्द का प्रतिपादन किया किसने, तो वहाँ सेलोवी और मेयर आ गया। प्रश्न आ गया कि सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया, तो वहाँ पर आप सेलोवी और मेयर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, सेलोवी और मेयर। जबकि अगर आपको पूछ लिया कि सांवेगिक बुद्धि की वैज्ञानिक और फिर सैद्धांतिक व्याख्या, उस सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा किसने दी, इसको समझाया किसने, है ना, इसको मान्य किसने किया, तो वो आ जाएगा आपके गोलमैन। कौन आ जाएगा दोस्तों, गोलमैन आ जाएगा। गोलमैन ने क्या किया 1998 में, 1998 में गोलमैन ने परिभाषा दी और ये बताया, इसकी पूर्ण व्याख्या की और ये बताया कि जीवन में जो मनुष्य को सफलता मिलती है ना, उसका जो 20% है वो केवल 20% बुद्धि लब्धि तय करती है उस सफलता में, है ना। बाकी जो 80% है वो 80% कौन करती है, सांवेगिक बुद्धि करती है। यानी कि सांवेगिक बुद्धि का जीवन की सफलताओं में 80% योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न संख्या 3 का आपके विकल्प नंबर 2 है उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में ओडिपस पे इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है, गुदा प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय या लिंग प्रधान अवस्था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यार दोस्तों। मनोलैंगिक विकास देखिए किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोलैंगिक विकास। और इसकी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है कि पुत्र है अपनी माता से प्रेम करता है ना, ये पुत्र में विकसित होती है। पुत्र जब अपनी माँ से प्रेम करता है, पिता से प्रेम नहीं करता है, तो ये ओडिपस ग्रंथि है। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है, पुत्री लड़की अपने पिता के प्रति प्रेम करती है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो चुकी है। ऐसा किसने कहा, ऐसा फ्राइड ने कहा था। अब पूछा है कि ये इस मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में विकसित हो चुकी होती है ये ग्रंथि या ओडिपस इलेक्ट्रा। तो देखिए इस जो मनोलैंगिक विकास है इसे हम समझते हैं। इसमें सबसे जो पहली अवस्था है, टोटल देखिए मनोलैंगिक अवस्था की 5 अवस्थाएं हैं इस विकास की, है ना, कितनी है, 5 है। इसमें जो पहली आती है वो आती है मुखीय। क्या आती है, मुखीय अवस्था 1 नंबर पे। ठीक है, मुखीय अवस्था है। मुख्य अवस्था की जो आपकी आयु है, उम्र है, वो होती है 0 से 1। इसके बाद गुदा प्रदान आती है नंबर 2 पे। कौन सी आती है, गुदा प्रदान, ये होती है 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक। इसके बाद नंबर 3 पर आती है आपके लिंग प्रदान, ये होती है फिर आपके 2 से लेकर 4 या 5 वर्ष तक मान लो आप। उसके बाद जो अव्यक्त अवस्था है वो आती है नंबर 4 पे। ठीक है, ये नंबर 3 पे आ जाती है। नंबर 4 पे अव्यक्त अवस्था आती है, ये होती है आपके 5 से लेकर 13 तक। और फिर 13 के बाद जो अवस्था किशोर अवस्था में चलती है 13 से ऊपर, वो जननेंद्रिय अवस्था होती है। तो इस प्रकार ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास कहा गया है कि भाई 3 से 4 वर्ष की आयु में होता है, ये बताया। तो 3 से 4 यहाँ चलती है, 2 से 5 की उम्र में यही है 3 से 4। इसका मतलब लिंग प्रधान जो अवस्था है, लैंगिक प्रधान अवस्था है, उसमें ये ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें आपके विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 पे कहता है कि सीखना किससे प्रभावित होता है, आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से। तो देखिए जो सीखना है प्रभावित चीज़ कही गई है। प्रभावित का मतलब है दोस्तों कि ऐसा तो है नहीं कि भाई आत्मा से आप सीख रहे हो, मन से सीख सकते हो, भाई मन होना चाहिए सीखने में ना, रुचि होनी चाहिए। बुद्धि से बिल्कुल सीखते हो, देखिए आत्मा से, आत्मा मन ये चीज़ें नहीं है कि भाई मन से हो गया सीख लिया, नहीं। बुद्धि या प्रेरणा से, तो देखिए बुद्धि से बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन पूछा है कि प्रभावित करना है ना। तो कोई व्यक्ति को देखिए प्रेरणा क्या होती है कि मतलब किसी व्यक्ति को भाई ये एक आंतरिक अनुभूति होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा आंतरिक अनुभूत होने लगे तो उसको हम प्रेरणा कहते हैं। तो फिर जो सीखेगा वो वाकई मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रभावित हुआ है ना। यानी कि शुरू में जो रहता है उससे हटकर फिर कुछ परिवर्तन होता है उसके, तो वो होता है प्रेरणा। तो इस प्रकार जो सीखना है प्रभावित किससे होता है, प्रेरणा से होता है। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 5 है इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 6वें प्रश्न पे।
बहुत ही शानदार प्रश्न है छठवां प्रश्न दोस्तों। छठवां प्रश्न है कि उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। यह प्रत्यक्षणात्मक संगठन का कौन सा नियम है? निरंतरता है, निकटता है, पूर्ति है या समानता है? देखिए उद्दीपक क्या होता है दोस्तों? उद्दीपक होता है आंतरिक या बाहरी प्रतीत होने वाला परिवर्तन। ये अनुभूति होती है प्रतीत, और एक परिवर्तन होता है जो बाहरी आंतरिक रहे, वो तो हो जाता है आपके उद्दीपक। ठीक है। और जब उद्दीपक आता है तो किसी जीव या किसी अपने अंग में प्रतिक्रिया करने की क्षमता होने लगती है, ये होता है उद्दीपक। अब कहता है इसको प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। स्वयं भर लेता है इसका मतलब वो क्या करता है? इसको पूर्ण कर लेता है ना, पूर्ण कर लेता है, विकसित कर लेता है। तो यहाँ कौन सा नियम है? निरंतरता, ये तो कंटिन्यूटी होती है, लगातार। निकटता, पास में, ऐसी कोई चीज़ नहीं। समानता, सम्मान बनाए रखना ना, यहाँ ऐसा कुछ कह नहीं रहा। यहाँ कह रहा है कि उसे प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है, इसका मतलब व्यक्ति है, इसका विकास कर चुका होता है। तो ये क्या है? पूर्ति का नियम है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि आंख के झपकने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंख के झपकने की जो क्रिया है, आंखें झपकना, ये जो क्रिया देखिए ऐच्छिक, प्रतिवर्ती, वैकल्पिक है सभी। तो ऐच्छिक और जो वैकल्पिक यानी इच्छा से विकल्प में, ये चीज़ें एक ही हो गई, जबकि ये चीज़ें होती नहीं है तो उपयोग सभी भी हट जाएगा। जबकि आंख के झपकने की क्रिया है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं दोस्तों? यानी कि वातावरण में अचानक आए और अचानक परिवर्तन आती है, उस अचानक परिवर्तन से बिना सोचे समझे जब हम जो अनुक्रिया करते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि वातावरण से जब अचानक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है, तो उससे जो हम क्रिया करते हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये जन्मजात भी होती है ना, जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही होती है आंखें झपकने। और ये है कि बिना सोचे समझे, है ना, ये हमारे कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 कहता है नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? अधिगम असक्तता, अधिगम अंतरण, अधिगम शैली, अधिगम कौशल। तो देखिए नया अधिगम, नया सीखना है ना, उस पर पूर्व अधिगम का प्रभाव भी पड़ रहा है, इसका मतलब सहायक हो रहा है। यानी ये अधिगम का क्या हो रहा है? ये अधिगम का सहायक हो रहा है। यानी जब पूर्व अधिगम है, पूर्व ज्ञान है, नए अधिगम में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है ना, सहायक हो रहा है। इसका मतलब इसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण, स्थानांतरण या अंतरण कहते हैं। ठीक है। अधिगम असक्तता होगी नहीं, क्योंकि अधिगम में क्या कहा गया है? असक्तता, नहीं सीखना, है ना। तो यहाँ तो सीख रहे हैं, प्रभाव हो रहा है, तो ये होगा नहीं। अधिगम शैली यानी कि सीखने के तौर तरीके। अधिगम कौशल, तो कौशल भी नहीं होगा। कौशल कहते हैं जब शिक्षक अधिगम करवाता है, आपको सिखाना चाहते हैं, तो वो कौन सी क्रियाएं करता है, वो अधिगम कौशल हो गया उसका। शैली ये भी नहीं होगा, सत्ता भी नहीं होगा, तो अधिगम अंतरण आ जाएगा। यानी जब नए अधिगम पर आप पूर्व अधिगम का प्रभाव है ना, तो अधिगम अंतरण हो रहा है, स्थानांतरण होता है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब जैसे कोई गिनती आ रही है, उस गिनती से पहाड़ सीखता है कोई, तो इसका मतलब ये है कि अधिगम अंतरण हो रहा है, यानी कि पूर्व ज्ञान का उपयोग आपके नए अधिगम पर प्रभाव पड़ रहा है। या साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पूर्व अधिगम का प्रभाव है नए अधिगम पर पड़ता है। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प यहाँ 8वें प्रश्न आपके सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दोस्तों कि दो समान भय उत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व क्या कहलाता है? देखिए दो समान है, दो समान है और भय उत्पादक लक्ष्य है। भय उत्पादक इसका मतलब नकारात्मक लक्ष्य है। भय उत्पादक या नकारात्मक लक्ष्य है दो, तो इनके बीच जो द्वंद्व होगा वो क्या कहलाता है? तो पहला उपगम उपगम द्वंद्व, दूसरा परिहार परिहार, तीसरा उपगम परिहार, चौथा परिहार उपगम। तो दो समान का कहा गया, इसका मतलब उपगम परिहार ये दोनों समान नहीं है, और परिहार उपगम ये भी समान नहीं है। अब जो उपगम उपगम ये दोनों सकारात्मक है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। बचा कौन सा? परिहार परिहार, ये सही है। परिहार परिहार द्वंद्व को, इसे हम त्याज्य त्याज्य द्वंद्व भी
कह सकते हैं। यानी कि इससे जो बालक है हमेशा पीछा छुड़ाना चाहता है, ये नकारात्मक होते हैं, दोनों नकारात्मक है, पीछा छुड़ाना है। और इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि भाई आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, आगे कुआं और पीछे खाई, ये चीज़ हम कह सकते हैं। इसको दोनों को हमेशा पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए दोनों भय उत्पादक कहलाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि संवेग व्यक्त होते हैं वाचिक माध्यम से, अवाचिक माध्यम से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग व्यक्त होते हैं, ये संवेग व्यक्त कैसे होते हैं? वाचिक माध्यम से। वाचिक क्या होता है? भाषिक माध्यम से ना, भाषा के माध्यम से बोलकर, है ना। संवेग जैसे मान लीजिए क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो हम किसी को गालियाँ दे रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, वो वाचिक माध्यम हो जाएगा, है ना। और अवाचिक, किसी को कुछ मुख से ना कह के फिर अपने शरीर का प्रदर्शन, अंग से प्रदर्शन कर दे, पीट दे किसी को ना, तो वो अवाचिक माध्यम हो सकता है ना। शरीर का भी प्रदर्शन वहाँ हो सकता है, शरीर का प्रयोग हो सकता है। तो इसका मतलब है दोनों से संवेग व्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 10 है इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे प्रश्न संख्या 11 में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आरबीएससी की बुक से आया है। खाने और पीने की चीज़ों का विचित्र स्वाद कौन सी विभ्रांति का उदाहरण है? विभ्रांति मतलब होता है भूल या त्रुटि, है ना, जहाँ हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो प्रश्न पूछा है। खाने और पीने की चीज़ों का विचित्र स्वाद। देखिए श्रवण विभ्रांति में तो हम कोई चीज़ जब सुनने में गलत कह देते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये इसकी ध्वनि आ रही है ना, फिर हमें वास्तविकता पता चलता है ये इसकी ध्वनि नहीं, करो इसकी ध्वनि, तो फिर सुनने में अगर कोई विभ्रांति होती है वो श्रवण विभ्रांति कहलाती है। दृष्टि ये देखने में होती है, और स्पर्श कितने छूने में होती है, भाई ये कोमल है या कठोर है, मुलायम है ना, तो ये विभ्रांति हो गई। जबकि जो रस संवेदी विभ्रांति है वो बिल्कुल सही हो जाएगी ना। रस संवेदी क्या होता है? हमें पता चलता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको चख कर पता करते हैं ना, वो क्या चीज़ होती है? रस संवेदी विभ्रांति होती है। खाने पीने की चीज़ों का विचित्र संवाद हम करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपकी 11 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रखे हैं दोस्तों आज। 12वां प्रश्न है, आरबीएससी की बुक से उठाया हुआ है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है? आरबीएससी की पुस्तकों में से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, स्मृति का मापन करना है। अब स्मृति आपको पता है मानसिक, मस्तिष्क ना, इनसे संबंधित है, बुद्धि वगैरह से, ठीक है। क्या है? देखिए प्रत्याहान, ये चीज़ कोई स्मृति में अपने है नहीं। और पहचान, तो ये तो देखिए सामान्य तरीके से कोई किसी चीज़ की पहचान करना होता है, इसमें स्मृति का मतलब इतना गहराई में जाना नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। और पुनः सीखना, तो ये तो अभ्यास के कारण होता है, किसी चीज़ को हम सीखे उसको वापस पुनः सीखना है, तो ये तो अभ्यास के कारण होता है। जबकि जो आपके तार्किक विधि है ये क्या है? इसमें हमें तर्क वितर्क, विचारों की व्याख्या, विश्लेषण, अर्थ समझाना, ये सारी चीज़ें होती है, इनमें स्मृति की आवश्यकता होती है ना। तो जो तार्किक विधि यानी कि तर्क वितर्क जो करेगा उसकी स्मृति बिल्कुल अच्छी और विकसित होगी, है ना। उस व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं? स्मृति का मापन भी कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ तार्किक विधि सही होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 12 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13। एक और बढ़िया प्रश्न आया है प्रश्न संख्या 13। और ये देखिए, एक आपके बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपका एक प्रश्न तैयार नहीं होकर कितने प्रश्न हो रहे हैं मित्रों? मैं 4 प्रश्न आपके तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना। आपने संवेदी ग्राहक अब जानते हो कि जो आपकी ज्ञानेंद्रिय होती है 5, है ना, वो चीज़ पूछी आपकी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। तो प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है ना। तो देखिए, अनुकूलन क्या होता है मित्रों? अनुकूलन तो होता है अपने स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालना, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी है। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान तो भाई जो मानसिक प्रक्रियाओं का समूह होता है जिसमें स्मृति, समझ या निर्णय लेना, ये चीज़ें रहती है, तो ये हो जाता है। तो ये संज्ञान भी नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा जो संवेदना या प्रत्यक्षीकरण है, तो देखिए संवेदना क्या होता है कि संवेदना होती है जिसमें हम किसी चीज़ को अनुभूत करते हैं, है ना, किसी चीज़ को अनुभूत करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है इसका संवेदना का कि कोई गंध है, उस गंध को हम क्या कर रहे हैं? सूंघ रहे हैं। उस गंध को हमने क्या किया? सूंघ लिया। तो इससे क्या हुआ कि हमें इतना पता चला भाई कहीं से कुछ गंध आ रही। ये क्या है? संवेदना, अनुभूत कर लिया। लेकिन याद रखो कि ये प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया। अब प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण में हम उस वस्तु या घटना का अर्थ समझाना होता है ना, कि जैसे गंध को सूंघ लिया, ये तो संवेदना हो गई। जबकि ये गंध किस चीज़ की आ रही है वो क्या है? वो प्रत्यक्षीकरण है ना। हम प्रत्यक्ष करते हैं
कि वो जो गंध है वो गंध किस चीज़ की आती है, ये प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना। तो संवेदना है वो प्रारंभिक सूचना होती है प्रत्यक्षीकरण की। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 13 है मित्रों, उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 एक और अच्छा प्रश्न है कि अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है, या अधिगम वृद्धि व परिपक्वता का कारण होता है। तो देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही चीज़। सीखना व्यवहार में परिवर्तन ही तो है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अधिगम निष्पादन से भिन्न प्रक्रिया है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वर्धीय परिवर्तन का कारण होता है। देखिए, अधिगम निष्पादन से भिन्न कहता है। निष्पादन क्या चीज़ है? निष्पादन कह सकते हैं जो बाहरी उद्दिगम या बाहरी प्रभाव के कारण अगर हम व्यवहार करते हैं तो वो अधिगम से अलग होगा। अधिगम में क्या होता है? अधिगम में होता है सीखना, ठीक है। तो सीखना, जो नई चीज़ सीखते हैं उसे कहते हैं सीखना, यानी व्यवहार में जब परिवर्तन हो वो होता है अधिगम। लेकिन निष्पादन क्या होता है? निष्पादन का उदाहरण तो आपको, मान लीजिए किसी बालक को पहले से कोई कविता आ रही है, शिक्षक बाद में उससे कहता है कि वो कविता सुना, अब वो सुनाएगा, है ना। तो ये क्या बाहरी प्रभाव के कारण कर रहा है, यह चीज़ है निष्पादन, है ना। तो इसे हम अधिगम थोड़ी ना कह सकते भाई, क्योंकि उसे पहले से याद है, वो हुआ अधिगम। तो इस प्रकार ये भी क्या है? सत्य कथन है। फिर अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल, अधिगम में स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन किसके कारण होता है? ये याद रखना, अनुभव और अभ्यास के कारण होता है। तुलनात्मक रूप से होता है, कहने का मतलब पहले अधिगम किसी में नहीं था, बाद में अनुभव से या अभ्यास में उसमें जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो लंबे समय तक बना रहेगा, इसलिए उसे कहते हैं स्थायी परिवर्तन कहते हैं। वो तुलनात्मक रूप में कैसे हुआ कि पहले उसका अधिगम इतना अच्छा नहीं था, बाद में अच्छा हुआ, तो ये हुआ स्थायी परिवर्तन। अगली चीज़ है अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण होता है। मित्रों, आप गलत करोगे, आप कहोगे कि ये कथन भी क्या है? सत्य है। ये कथन सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप याद रखना, एक तो होता है अनुभव, ठीक है, और एक होता है अभ्यास, अनुभव और अभ्यास। ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इन दो चीज़ों के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे ही अधिगम कहते हैं। बाकी वृद्धि, परिपक्वता, थकान, मादक पदार्थों के कारण जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है थोड़ी सी देर के लिए, उसे हम अधिगम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही उत्तर है कि भाई ये कथन असत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे दोस्तों। अंतिम प्रश्न है आज का कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? बालकों के सामने व्यवहार कैसा करें? अनुकरणीय व्यवहार, बस यहाँ से ही आपको समझना है। यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक या अव्यक्त अधिगम। तो आप जानते हो प्राचीन अधिगम ये शास्त्रीय अनुबंध है, पावलर ने दिया, क्रिया प्रसूत स्किनर का, ये चीज़ आप जानते हो। अव्यक्त अधिगम में ये चीज़ें नहीं आने वाली है इससे संबंधित। अनुकरणीय में क्या होता है? जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है ना, बस उसी में बता रखा अनुकरण, है ना। प्रेक्षणात्मक अधिगम को हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है। दिया किसने? ये बांडुरा ने दिया। किसने दिया भाई? बांडुरा का सिद्धांत है ये। इसे मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। पहले भी हमने पढ़ चुका है ये। बांडुरा बारबीडोल पर प्रयोग किया था इसने ना। अब देखिए, इसने क्या बताया कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए ताकि बालक सीखे, है ना। यानी कि इसे सामाजिक अध्ययन क्यों सिद्धांत कहते हैं? देखिए, बांडुरा ने कहा कि जो प्रेक्षणाधिगम है कि मतलब है ना, जो बच्चा सीखता है वो अनुकरण करके सीखता है, किसी से देख कर सीखता है ना। किसी से अगर विद्यालय में जाएगा तो वहाँ पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें वो देख कर ही सीखता है, अनुकरण करके सीखता है ना। इसलिए इसे ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसलिए कहा क्योंकि बालक विद्यालय जाने से पहले कहाँ होता है? पास पड़ोस, समाज, परिवार में होता है, तो वहाँ से सीखेगा, तो इसलिए इसे सामाजिक अधिगम नाम भी दे दिया, है ना। और मॉडलिक सिद्धांत भी इसे कहते हैं, है ना। तो और प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 15 है दोस्तों, उसका विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये थे आज के मनोविज्ञान के 15 प्रश्न। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर है ये मनोविज्ञान का आपकी तैयारी के लिए। और मैं कहता हूँ इसमें 12 प्रश्न या 12 से ज़्यादा लाने वाले उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि हर किसी के 12 नंबर नहीं आते हैं 15 में। इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि आपको आपकी जो तैयारी है उसका पता चल जाए, ठीक है दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।